बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये इंटरसेप्शन के ऊपर है कि इंटरसेप्शन क्या है। तो इस लेक्चर में हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता देना चाहता हूँ। वो पॉइंट्स है, सबसे पहले हम इनकी मीनिंग को जानेंगे कि इनकी मीनिंग क्या है, फिर इसकी डिफिनेशन की तरफ आएंगे, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे डायग्राम के ज़रिए, फिर इसकी काजेस को स्टडी करेंगे, फिर रिस्पेक्टर को, साइंस एंड सिम्टम्स को, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट को स्टडी करेंगे और आखिरी में हम ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक होगा जो इंटरसेप्शन को क्या करेगा, कवर करेगा। तो इंटरसेप्शन की जो वर्ड्स है ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है। इंटर्स का क्या मतलब होता है, विद इन या इनसाइड। सेसेप्शन का मतलब होता है रिसीविंग, ये आपने याद रखना है। अब इसकी डिफिनेशन की तरफ मैं आता हूँ। मैंने लिखा है व्हेन अ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन्स इंसर्ट इनटू द डिस्टल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, यहाँ पर आपने वो लफ्ज़ लिखने हैं इंटेस्टाइन, इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेप्शन बोलेंगे। मैं इस डिफिनेशन को आपको इस डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने सिंपली क्या बनाया है, ये मैंने स्टमक का डायग्राम बनाया है। ये मैंने स्टमक लिखा भी है पहले से, ये मैंने स्टमक बनाया है। और ये इस स्टमक का ये जो ब्लू कलर है ना, ये स्टमक का आखिरी हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं। और ये जो ब्लैक कलर पे मैंने जो चीज़ बनाई है, ये ब्लैक कलर यहाँ से, तो ये क्या है, इसी पॉइंट से जो है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हुआ है। तो अब इस कंडीशन में इस तरह होता है, ये तो एक नॉर्मल सा डायग्राम मैंने बनाया है कि ये स्टमक है और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक जो है ना अपनी असली पोजीशन में है। लेकिन इस कंडीशन में इस तरह होता है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है प्रॉक्सिमल पार्ट क्या होता है और डिस्टल पार्ट क्या होता है, ये आपने अब याद रखना है। मैं आपको यहाँ पर को बता देता हूँ। प्रॉक्सिमल पार्ट हम इसको बोलते हैं जो स्टमक की जो करीब होता है, यानी ये जो पार्ट है ये स्टमक के करीब है ना, ये पार्ट या ये हिस्सा सारा का सारा, ये जो हिस्सा है ना ये स्टमक के करीब है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं। और ये जो हिस्सा है ना ये दूसरा हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल पार्ट बोलते हैं। क्योंकि ये स्टमक से क्या है, दूर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल पार्ट बोलते हैं। तो अब इस कंडीशन में इस तरह होता है, ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन है ना, यानी ये हिस्सा, ये क्या हो जाता है, ये इसी डिस्टल पार्ट में इंसर्ट होता है। यानी इस तरह मैं इसको दोबारा मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये इस तरह होता है, ये जो पार्ट है ना ये तो प्रॉक्सिमल पार्ट है, स्टमक के करीब है। स्टमक के करीब जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट होते हैं। अब इस कंडीशन में इस तरह होता है, जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो क्या कर देता है, वो इसी डिस्टल पार्ट में इसी तरह क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन बोलते हैं। यानी सिंपली मैं आपको इस तरह बता देता हूँ, जब इंटेस्टाइन की जो स्टमक के करीब जो पार्ट होता है जिसको हम प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं, और डिस्टल पार्ट में क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए इसी तरह, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन बोलते हैं सिंपली। अब इसकी काजेस की तरफ मैं आता हूँ कि इसकी काजेस क्या क्या है। तो इसकी एग्जैक्ट काजेस जो है ना ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है कि ये किसकी वजह से ये काज होता है। जिस तरह मैंने आपको पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में बताया था कि इसका भी काज किसी को मालूम नहीं है, तो इसका भी एग्जैक्ट काज किसी को पता नहीं है कि ये इंटरसेप्शन जो है ना ये किसी वजह से काज होता है। लेकिन अगर इसकी रिस्पेक्टर जो है ना, इसकी रिस्पेक्टर बहुत ज़्यादा है। मसलन वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये इंटरसेप्शन काज हो सकते हैं। इसमें जो मेन वायरस है ना वो क्या है, एडिनो वायरस है, ये आपने याद रखना है, रोटो वायरस है और नारो वायरस है ना। ये जो है ना ये वायरस जो है ना ये क्या कर देती है, ये इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर देती है, इन्फेक्शन को काज कर देती है, फिर इन्फ्लेमेशन वाक़ हो जाती है, और फिर इसी ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो इसी डिस्टल पार्ट में क्या हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है। यानी जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सही से फर्ज किया, इस वायरस ने इसी पॉइंट पर क्या किया, अटैक किया, तो इसका साइज जो है ना ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये इसका साइज जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पॉइंट है ना ये साइज ये बढ़ जाएगा और ये इसी पॉइंट में क्या करेगा, इंसर्ट हो जाएगा, डिस्टल पार्ट में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और फिर ये इंटरसेप्शन को काज कर सकती है। तो ये वायरस के नाम आपने याद रखने हैं।
और दूसरा एबनॉर्मल ग्रोथ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर जो मैंने बनाया है इसमें क्या हो जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, चाहे वो ट्यूमर होता है, अक्सर कभी ये ट्यूमर होता है या जो है ना फोलिप्स भी हो सकता है। तो ये इन चीज़ों की वजह से भी जो है ना इंटरसेप्शन जो है ना कास हो सकती है। फर्ज कीजिए यहाँ पर जो है ना ये फर्ज कीजिए मैंने यहाँ दोबारा बनाया था, फर्ज का यहाँ पर ट्यूमर हो गया, क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, ट्यूमर हो गया। तो इसका साइज़ जो है ना ये ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है और फिर ये इसी डिस्टल पार्ट में क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन बोलते हैं। यानी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी इंटरसेप्शन जो है ना कास हो सकती है और एबनॉर्मल ग्रोथ जो है ना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाए तब भी ये इंटरसेप्शन जो है ना ये कास हो सकती है। तो ये इसकी बेसिकली रिस्पेक्टर है। अब अगर इसकी साइंस एंड सिम्पटम्स की तरफ हम आए तो जो साइंस और सिम्टम्स की तरफ हम आए तो इसमें जो सबसे पहला सिम्टम्स है ना वो कूलिक पेन है। कूलिक पेन ये बेसिकली जो है ना बेसिकली ये एक एब्डोमिनल पेन है। क्या होता है ये बेसिकली क्या है, एक एब्डोमिनल पेन है। क्या है, एक एब्डोमिनल पेन है। लेकिन इसमें मसला ये है कि इनका लोकेशन और इंटेंसिटी जो है ना ये वक्त के साथ जो है ना तब्दील होता रहता है। लेकिन यानी किसी के लिए ये मालूम करना मुश्किल होता है कि ये पेन जो है ना अभी किसी ख़ास मुकाम पर है। मसलन आपको जो पेशेंट होता है, जो मरीज़ होता है, वो आपको बता नहीं सकता कि मेरा एग्जैक्टली यह पर पेन है। कभी वो कहेगा मेरे यही पर पेन है, कभी कहेगा मेरे ये साइड पर पेन है, कभी इस मिडिल पोजीशन पर जो है ना हाथ रख के मुझे इस साइड पर पेन है, कभी कहेगा मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, कभी कहेगा मुझे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पेन में महसूस करता हूँ। तो ये कूलिक पेन बेसिकली क्या है, ये कूलिक पेन हम इसको बोलते हैं। तो और ये भी आपने याद रखना है कि ये कांस्टेंट पेन नहीं है। ये क्या है, ये कांस्टेंट पेन नहीं है। ये पेन जो है ना ये कांस्टेंट नहीं है, ये यानी वक्त के साथ तब्दील होता रहता है। तो कोलिक पेन जो है ना इसमें बेसिकली जो सिम्टम्स है वो कोलिक पेन है, ये आपने याद रखना है। बाइल वॉमिटिंग ये आपने याद रखना है। बाइल वॉमिटिंग किस तरह होगा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारा लीवर होता है, फर्ज कीजिए ये हमारा क्या है, ये लीवर है। ये क्या है, लीवर है। और हमें पता है कि लीवर किस चीज़ को प्रोड्यूस कर देता है, ये बाइल को प्रोड्यूस कर देता है। किसको प्रोड्यूस कर देता है, बाइल को प्रोड्यूस कर देता है। फिर इस लीवर से जो है ना एक ट्यूब निकला होता है। क्या निकला होता है, एक ट्यूब निकला होता है। और ये जो है ना ये ट्यूब जो है ना गाल ब्लैडर तक आया होता है। ये फर्ज कीजिए ये मैंने गाल ब्लैडर बना दिया। ये क्या है, गाल ब्लैडर बना दिया। तो ये बाइल जो लीवर ने प्रोड्यूस किया उसी गाल ब्लैडर में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और इसी गाल ब्लैडर से फिर एक और ट्यूब निकला है, वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ क्या है, कनेक्ट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पर जो है ना यहाँ पर तो इंटरसेप्शन वाक़या हुआ है, यहाँ पर तो आगे रास्ता बंद है। तो बच्चा खुराक को खाएगा, बच्चा अपनी स्टमक को खुराक से भर देगा। तो ये फूड फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आएगा और फूड यहाँ पर भी जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और ये लीवर जो है ना ये तो बाइल को प्रोड्यूस कर देता है, वो बाइल भी यहीं पर आकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, इस फूड के साथ मिक्स हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इस बच्चे का जो पेट है, जो स्टमक है, वो क्या, वो खुराक से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसी तरह बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से एक स्टमक में एक प्रेशर डेवलप होगा और इसी प्रेशर की वजह से ये बच्चा जो है ना जब प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो फिर ये स्टमक हाइपर पेरिस्टालिसिस शुरू करेगा ताकि ये इसी ऑब्स्ट्रक्शन को क्या करे, रिमूव करे। तो इसी वजह से जो पेशेंट जो बच्चा होता है इसका सीटीजेड एरिया जो है ना, सीटीजेड कीमोट्रिगर जोन, वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो बच्चा वॉमिटिंग शुरू करेगा। अगर इस वॉमिटिंग में हम देखेंगे तो इसमें क्या मौजूद होगा, बाइल मौजूद होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि बाइल वॉमिटिंग होगी। ये आपने याद रखना है। जेली लाइक स्टूल, ये भी आपने याद रखना है कि इसमें एक तीसरा सिम्टम जो है ना जेली लाइक स्टूल है। ये जेली लाइक स्टूल किस तरह होगा, फर्ज कीजिए यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पर इंटरसेप्शन वाक़या हुआ है। यहाँ पर इसका जो आगे रास्ता है वो क्या है, यहाँ पर इंटरसेप्शन वाक़या हुआ है। क्या हुआ है, इंटरसेप्शन वाक़या हुआ है। तो जब ये बच्चा स्टूल पास करेगा तो इसमें क्या होगी, इसमें म्यूकस भी होगी, ब्लड भी होगी। तो इसकी वजह से इस बच्चे का स्टूल जो है ना वो जेली लाइक होगा। ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पर जो चौथा जो हमारा सिम्टम्स है वो एब्डोमिनल मास है। क्या है, एब्डोमिनल मास है।
अगर एक डॉक्टर है और इस बच्ची का फिजिकल एग्जामिनेशन कर देता है इस बच्ची का जिसको इंटरसेप्शन है, तो वो उसकी पेट में एक एब्डोमिनल मास महसूस करेगा, फील करेगा। और वो मास किस तरह होगा? वो सीसेज मास होगा। क्या होगा? SAUSAGE, सीसेज मास फील करेगा। किस तरह सीसेज मास फील करेगा? सीसेज मास हम इस शेप को बोलते हैं जो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल कर्व होता है, यानी तकरीबन मून लेग जो मास होता है वो क्या करेगा? वो महसूस करेगा। और डॉक्टर जब इस बच्ची का क्या करेगा? पाल्पेशन करता है तो इस तरह की वो मास महसूस करेगा इसकी बच्ची की पेट में। चेंज इन एपेटाइट हो, जो आखिरी सिम्टम्स है वो चेंज इन एपेटाइट है। चेंज इन एपेटाइट इसलिए होगा, एक तो इस बच्ची को पेन है, तो पेन की वजह से तो कोई जब किसी को पेन हो तो कुछ खा सकता है? नहीं खा सकता है, क्योंकि इनको ऑलरेडी तो पेन है। और दूसरा इनको वॉमिटिंग भी है। और तीसरा जो है ना, इनका स्टमक ऑलरेडी जो है ना खुराक से भरा हुआ है, तो कुछ खा नहीं सकता, इनको दिल नहीं करता है कि मैं कुछ खा लूँ। तो ये जो सिम्टम्स है ना, ये कोलिकी पेन, बाइल वॉमिटिंग, जेली लाइक स्टूल, एब्डोमिनल मास, चेंज इन एपेटाइट, ये सिम्टम्स आपने याद रखने हैं। अब इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ मैं आता हूँ कि इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है। तो सबसे पहले इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट अल्ट्रासाउंड है। क्या है? अल्ट्रासाउंड है। ये सबसे ज़्यादा ये अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम डायग्नोस कर देते हैं। ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम डायग्नोस करते हैं। और दूसरा जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें डॉक्टर न तो अल्ट्रासाउंड कर देता है, न एक्सरे कर देता है, बल्कि बच्चे को फिज़िकली जो है ना इसको एग्जाम कर देता है और फिर बता देता है कि सीसेज मास है, तो फिर ये क्या है? इंटरसेप्शन इस बच्चे में है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए वो अल्ट्रासाउंड की तरफ ज़रूर ही जाएगा। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में था। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ मैं आता हूँ कि इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं, कि डॉक्टर किस तरह इनकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो इनकी दो तरह की ट्रीटमेंट होती है। एक होती है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट और दूसरी होती है सर्जिकल ट्रीटमेंट। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि इसमें जो है ना कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं होता है, यानी इसमें ऑपरेशन वगैरह नहीं होता है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है? इसमें ऑपरेशन जो है ना होती है। और ये हम ऐसी कंडीशन में करते हैं जब ये ऊपर वाला जो है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जब फेल हो जाए, तब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम बेसिकली क्या कर देते हैं, इसमें एनेमा, ये जो है ना एनेमा या आयरो जो है ना, इसको क्या कर देते हैं, इसकी मदद से जो है ना ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको क्या कर देते हैं? इनप्लेट कर देते हैं। और जब ये इनप्लेट हो जाए तो इसका जो है ना ये वापस अपनी असली पोजीशन तक जाती है। जब इसको हम आयर के ज़रिए क्या करें? इनप्लेट करें, तो ये वापस अपनी असली पोजीशन तक जाती है। तो और ये सब कुछ जो है ना अल्ट्रासाउंड या एक्सरे के अंडर होता है। ये प्रोसीजर जो है ना, ये जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, ये क्या होता है? एक्सरे या अल्ट्रासाउंड के अंडर होता है। ये भी आपने याद रखना है। इसमें क्या कर देते हैं? बेसिकली हम इंटेस्टाइन को क्या कर देते हैं? इस आयर के ज़रिए क्या कर देते हैं? इनप्लेट कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं ताकि ये जो इंटरसेप्शन वाक़या हुआ है, ये इंटेस्टाइन वापस अपनी असली पोजीशन तक चला जाए। तो ये क्या है? नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है? जब ये प्रोसीजर क्या है? नाकाम हो जाए, यानी इसके ज़रिए ये जो इंटेस्टाइन है वापस असली पोजीशन तक न चला जाए, तो हम क्या कर देते हैं? फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। और इसको फिर हम क्या कर देते हैं? इसी पॉइंट को जो इंटरसेप्शन वाक़या हुआ है, इसको ही क्या कर देते हैं? इसको यहाँ पर काट देते हैं, इसी तरह काट देते हैं। यहाँ पर इस तरह हम काट देते हैं और ये दोनों हिस्सों को दोबारा एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो इस तरह इंटरसेप्शन जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो ये तो हमारा इंटरसेप्शन के बारे में एक छोटा सा लेक्चर था। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो आसानी के साथ पूछ सकते हैं। थैंक यू।